स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको देंगे एक क्विक रिकैप आज के मार्केट का, किस तरह का सेटअप था और दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है कमोडिटी मार्केट में, किस तरह की चाल इस वक्त देखने को मिल रही है, इसका भी हम थोड़ी देर में अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के बाजार की। और आज एक बड़ा इवेंट था, आरबीआई की पॉलिसी आई जिसमें कि दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और पॉलिसी के बाद हमने देखा कि हल्की तेजी देखने को मिली, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी थी बाजार में और मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी 18,650 के नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में करीब 290 अंकों की तेजी देखने को मिली है और मिड कैप स्मॉल कैप में से भी यहां पर दबाव ही नजर आया। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, बाजार बंद होते होते मार्केट ब्रेड भी नेगेटिव हो गई। सुबह हमने देखा था कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, लेकिन फिर वो उलट आंकड़ा पूरा उल्टा हो गया बाजार बंद होते होते। और फिर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो शेयर ऐसे थे जो कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। तो मुनाफा वसूली आज हावी थी दिन भर। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 12 में से 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। रियल्टी, फार्मा, आईटी और ऑटो शेयरों से आज कमजोरी देखने को मिली, लेकिन एनर्जी, पीएससी और चुनिंदा मेटल शेयरों से आज हल्का सपोर्ट भी देखने को मिला है। टॉप गेनर्स की आज अगर बात करें तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में नाम है एलएनटी का, वहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स आज मजबूती के साथ क्लोज हुए। निफ्टी के टॉप गेनर्स थे ये। लेकिन कमजोरी आज बैंकिंग शेयरों की वजह से हावी थी और आईटी शेयरों से भी आज काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक ये आज नहीं चल रहे थे और इसी वजह से हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी में भी वो तेजी आज नहीं दिख पाई और कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2.5% नीचे बंद हुआ और एक्सिस बैंक में भी करीब 1.5% की कमजोरी देखने को मिली। इसके बाद टीसीएस और एचयूएल भी आज दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे थे और सन फार्मा में भी आज गिरावट थी। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर की, तो यहाँ पर पेटीएम में आज शानदार तेजी थी। पेटीएम पर आज बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट भी आई थी, जिसके चलते यहाँ पर 6% की तेजी थी। टारगेट बढ़ा दिए हैं और 885 के टारगेट अब देख रहे हैं। इसके चलते पेटीएम में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। डिक्सन टेक में भी आज शानदार रुझान देखने को मिला। मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी आज अच्छा काम कर रहे थे। पावर शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली और इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी थी। आज एनएचपीसी भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था, करीब 2% ऊपर। वहीं टाटा एलेक्सी में भी करीब 2% की मजबूती आज हम देख रहे थे। तो ये कुछ ऐसे थे चुनिंदा मेटल और देख रहे थे आईटी स्टॉक्स में हल्की मजबूती थी। पावर शेयरों ने भी इस तेजी को कंट्रीब्यूट किया। मिड कैप स्टॉक्स में खबरों के चलते काफी ज्यादा एक्शन था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हमने देखा कि आज मुनाफा वसूली हावी थी। तो ये था मार्केट का सेटअप और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर बात करते हैं। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आज दिन भर आरबीआई ने जो फैसला लिया था उस पर आज बाजार रिएक्ट करा था। वैसे तो नॉन इवेंट था, एक्सपेक्टेड लाइन पर ही पॉलिसी निकल कर आई है, दरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन अपने कमेंट्री में क्या कुछ कहा आरबीआई ने, गवर्नर ने, ये आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। आरबीआई गवर्नर ने क्रेडिट पॉलिसी जारी करते हुए कहा कि एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने की सहमति बनी है। The MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility and the bank rates, they stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Headline CPI inflation has come down during March-April 2023 to 4.7% in April, the lowest reading since November 2021. Monetary policy tightening and supply-side measures contributed to this process. The easing of inflation was observed across food, fuel, and core, that is the CPI
excluding food and fuel categories. That means all categories of headline inflation witnessed what you call easing of the inflation pressures. Going forward, with the recent Rabi harvest remaining largely immune to adverse weather events, the near-term inflation outlook looks more favorable than at the time of the last MPC meeting in April. Taking into account these factors and assuming a normal monsoon, CPI headline inflation is projected at 5.1% for 23-24, with Q1 at 4.6%, Q2 at 5.2%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. और एनआईटी के B2B और B2C कारोबार का डीमर्जर हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ शरद मौजूद हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला एनआईटी और यहाँ पे जो है उनकी डीमर्जर हो गई है B2B और B2C बिजनेस की, और आज जो है लिस्टिंग में जो है चल रही है वो है सिर्फ B2C बिजनेस। अभी जो B2B बिजनेस है उसका लिस्टिंग होना बाकी है। और याद रखें ये बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर B2C सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिटेल लर्निंग सॉल्यूशंस होती है एनआईटी की, और अगर B2B बिजनेस की बात करें तो वो होती है कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप को। लेकिन याद रखिए अगले 5 से लेकर 7 हफ्ते तक जो है लिस्टिंग आ सकती है B2B बिजनेस को लेके। और अगर कैश लेवल्स की बात करें तो पोस्ट डीमर्जर B2C बिजनेस में लगभग 715 करोड़ रुपए रहेगा, और अगर B2B बिजनेस की बात करें तो लगभग 570 करोड़ रहने वाला है। ऑफकोर्स ये जो शेयर होल्डिंग मिरर की गई है दोनों एंटिटीज़ में 1:1 रेशियो रखा गया। लेकिन अगर बात करें इन दोनों कंपनीज़ के अलग अलग तो मार्केट वैल्यू जो है आपके B2C बिजनेस का लगभग 1400 करोड़ का है, और कैलकुलेटेड बेसिस पे जो B2C का जो बिज़नेस है जो B2B बिज़नेस है वहाँ पे लगभग 4100 करोड़ रुपीज़ का है, और जो थ्योरेटिकल प्राइस एक्सपेक्टेड है वो लगभग 295 to 300 रुपीज़ का रह सकता है। ये B2B सेगमेंट का रहेगा और इसका लिस्टिंग अभी भी बाकी है। बिल्कुल, तो ये थी एनआईटी से जुड़ी खबर और इसका पूरा एनालिसिस करके एनआईटी के बिजनेस का शरद अभी आपको बता रहे थे। लेकिन एक और स्टॉक आज फोकस में था जो कि हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में बताया था, वो है पेटीएम। पेटीएम में आज 6% की तेजी देखने को मिली और वजह ये थी कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ कॉमेंट्री निकल कर आई है, क्या टारगेट देख रहे हैं, ये सब डिटेल्स लेकर हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए। जी हाँ, तो बोफा सिक्योरिटीज़ ने पेटीएम को अपग्रेड किया, उनका प्राइस अपग्रेड किया है, चेंज किया है, रेस किया है 885 अब टारगेट प्राइस वर्सेस जो 780 का टारगेट प्राइस लिए था। कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल है अब, और पेटीएम का पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एसएमई मर्चेंट लैंडस्केप के अंदर, तो वो पर्टिकुलर लैंडस्केप को टैप करने के लिए पेटीएम एब्सोल्युटली तैयार है। आगे जाके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे ऑपरेटिंग लेवरेज में काफ़ी रूम है अपसाइड पे सरप्राइज करने के लिए, तो ऑपरेशनल लेवरेज कंसेंसस से ज़्यादा रहेगा, यही बोफा सिक्योरिटीज़ का कहना है। और पेटीएम एज अ होल एक स्वीट स्पॉट में है क्योंकि कंपटीशन वो पर्टिकुलर स्पेस में काफ़ी लो है और पेटीएम ने अपना नाम बना दिया है। डिजिटाइजेशन ऑलरेडी ड्राइव चालू है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिजिटाइजेशन और पेमेंट्स ग्रोथ में भी एक फिलिप मिलेगा पेटीएम को उसके वजह से। और जो ONDC है वो उसके जो ट्रैक्शन पेटीएम उसमें से जो ट्रैक्शन आएगा पेटीएम को उसमें भी कंस्ट्रक्टिव है बोफा सिक्योरिटीज़। और जो डिस्क्लोजर्स है जब से लिस्ट हुआ है पेटीएम अब तक डिस्क्लोजर्स में भी एक काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है, तो उस पे भी बोफा सिक्योरिटीज़ कंफर्ट डिराइव करता है पेटीएम पे। टारगेट प्राइस 885 780 से इंक्रीज होता हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, और ऑटो सेक्टर में आज हीरो मोटो फोकस में था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्रीज निकल कर आई। हीरो मोटो आने वाले हर तिमाही में एक नई बाइक लॉन्च करेंगे। कंपनी के CEO निरंजन गुप्ता ने हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं वो पूरा कॉन्वर्सेशन। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
इसका फ़ायदा टू व्हीलर प्लेयर्स को होता है। हम ऐसे ही प्लांट में आज गुड़गांव हीरो मोटो के प्लांट में, और हम साथ हैं नए सीईओ निरंजन गुप्ता के साथ। शुक्रिया निरंजन हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आप नए सीईओ बने हैं, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, प्रायोरिटीज आपकी क्या रहेंगी, ब्रांड आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, क्या सब प्लान है आपके? हमारे ब्रांड का, जैसा आपको भी पता है, ब्रांड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारे 110 मिलियन कस्टमर बेस है। कंपनी पिछले 1985 से लेकर काफ़ी ऊंचे मुकाम हासिल कर चुकी है, और अब ज़रूरत है गियर बदलने की, जैसे हम ऑटो के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आप देखेंगे गियर बदलेगा, और शब्दों से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि जो एक्शन हम लें उन पे हम फोकस करें, और आप देखेंगे कि एक्शन ऑन द ग्राउंड सारे वो होंगे जो आपको दिखाएंगे कि हम गियर बदल रहे हैं। तो क्या होगा, नई बाइक्स आएंगी, प्रीमियम बाइक्स आएंगी, और क्या क्या बदलाव शोरूम में करेंगे आप, कस्टमर्स के लिए क्या बदलाव रहेगा, ये सारे क्या बदलाव होंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो इस साल आप देखेंगे कि हमारे कंपनी के इतिहास में जितने भी लॉन्चेस हुए हैं उन सबसे ज़्यादा प्रीमियम लॉन्चेस इस साल आपको दिखेंगे। तो ये एक बदलाव आपको बिल्कुल दिखेगा, और सारे जो हमारे मॉडल्स आ रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग मॉडल्स हैं। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार का फल मीठा होगा हमारे हिसाब से। और इसके अलावा जो हमारे स्टोर्स हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो हमेशा से हमारी बहुत बड़ी ताकत रहा है। हमारे 6,500 से ऊपर टच पॉइंट्स हैं। भारत के हर कोने कोने में हमारे स्टोर्स हैं। अब ज़रूरत है उन स्टोर्स का थोड़ा लुक एंड फील बदलने की, और हम वही करने जा रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम है हीरो 2.0, जिसके अंदर में हम करंट स्टोर्स को एक नया लुक दे रहे हैं, ताकि जो आज की जो जनरेशन है, आज के जो कस्टमर्स हैं, उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकेंगे। बात करें अगर सेल्स की, इस साल जो आने वाला साल है, बहुत से इसमें फैक्टर रहेंगे, मॉनसून रहेगा, ग्रामीण इलाकों की सेल्स रहेंगी, तो आपको क्या लगता है सेल्स कैसी रहने वाली हैं? कुछ ग्रोथ आप नंबर बता पाएंगे इसके लिए? देखिए, मॉनसून के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी उन चीज़ों पर फोकस करें जिन पे हमारा कंट्रोल, और वो चीज़ें हैं कि हम कस्टमर को कैसे डिलाइट करते रहें, कैसे कस्टमर को वो प्रोडक्ट देते रहें जो उन्हें अच्छा लगे, फीचर्स जो नेक्स्ट इन क्लास हो, बेस्ट इन क्लास हो, प्राइसिंग जो सेगमेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो, एक्सपीरियंस जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, नॉट ओनली सेटिस्फाई बट डिलाइट करे। तो हमारा फोकस उस पर कायम रहेगा। बाकी जिन फैक्टर्स पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं। बात करते हैं वीडा की। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने लाया, हमने देखा, कैसा रिस्पॉन्स है अभी तक? आगे जाकर क्या आपके प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? क्या आप थोड़े कम दाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लाएंगे? वीडा का प्रोडक्ट रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। हमने पहले सिर्फ 3 शहरों में इसको लॉन्च किया, लिमिटेड लॉन्च किया। वो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि कस्टमर का रिस्पॉन्स समझें, और कस्टमर के रिस्पॉन्स से हम बहुत इनकरेज हुए पूरी टीम। अब इसीलिए आपने देखा, हमने अनाउंस किया कि अब हम सीधे 10, 20 या 30 टाउन में नहीं जाएंगे, हम अब सीधे 100+ टाउन में जाएँ। तो अब वो रोल आउट शुरू हो चुका है, तो वो आप देखेंगे कि वो टाउन्स में जाएंगे। दूसरा, कुछ अलग स्टोर्स तो वीडा के होंगे ही जो कि उसकी ब्रांड इमेज बनाएंगे, पर अब हम अपने खुद के जो करंट स्टोर्स हैं उनके थ्रू भी वीडा बेचेंगे, तो ये चीज़ होगा। और तीसरा, जो आपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करी, अभी की तारीख में हमारा प्रोडक्ट टॉप एंड पे फोकस है। पहला फोकस है इसको 100 टाउन्स के ऊपर लेके जाना अगले 12 महीनों में। उसके बाद वाले 12 महीनों में हमारा फोकस होगा कि हम मिडिल और बॉटम एंड पे भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करें। बात करें ग्लोबल आपकी विस्तार योजनाओं की, आप दुनिया भर में काफ़ी जगह पहले से मौजूद है, क्या नए मार्केट में जाना चाहते हैं? साउथ ईस्ट एशिया जाना चाहते हैं आप? जी हाँ, ग्लोबल में हमारा एक तो फोकस रहेगा कि जो हम 40 से ऊपर देशों में जा चुके हैं उन देशों को सर्व करें, बट उसके अंदर में जो हमारे जो टॉप 8 to 10 मार्केट्स में उन पे हम ज़्यादा फोकस करें, ताकि उस पर डिस्प्रपोर्शनेट हमारे रिसोर्सेज जाएँ, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट जाएँ, हमारे प्रोडक्ट जाएँ, क्योंकि वो बड़े मार्केट। और नए मार्केट में साउथ ईस्ट एशिया, जैसा आपने बताया, ये एक एरिया है जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, और उसकी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि उस मार्केट में कैसे एंटर करके विन किया जाए। और बात करें दामों की, आपने प्राइसेस बढ़ाए थे पिछले महीने, अभी और प्राइसेस क्या टू व्हीलर महंगे होंगे ग्राहकों के लिए? देखिए, पिछले 2-3 साल में टू व्हीलर में बहुत इन्फ्लेशन रहा है। पहले BS6 के कारण, फिर कमोडिटीज़ के कारण।
अब आगे जाकर हमें उतना इन्फ्लेशन दिख नहीं रहा, तो अब आगे जाकर जो नॉर्मल लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज होता है जो हर साल होता आया पहले, मेरे ख्याल से वही लेवल का होगा। बट कमोडिटी को कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता, बट आज की तारीख में जो दिख रहा है उसके हिसाब से लगता है कि अब थोड़ा नॉर्मल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रिस्टोर हो गया, तब उसी के हिसाब से प्राइजेज और प्रोडक्ट्स उसी के हिसाब से आते रहेंगे। शुक्रिया निरंजन, बात करने के लिए और धन्यवाद बहुत आपका। शुक्रिया आप पे आने हमारे प्लान। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।